Hello and welcome all of you on this YouTube channel of Learning Lab where you can learn without limits. Dear friends, this is Yogendra, your history educator, and in our previous videos we have discussed till uh, question 2.5 of 2020 Mains History paper, and in today's video I am going to discuss from question number 2.6 to 2.10. As you all know, the mark distribution is all these questions are of 5 marks and we have to answer within 50 to 60 words or 5-6 lines. So dear students, remember one thing, because यहाँ पर हमको वर्ड लिमिट काफ़ी कम है और काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करना है, बहुत सारे डायमेंशंस देने हैं, एटलीस्ट 3 और 4 डायमेंशंस तो हमको बॉडी में देने ही होंगे, तब जाके हमको 4 या 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं. So focus on the keywords that in each dimension you should mention some fact, data, example or keywords. So let's start our today's discussion with question number 2.6, and it reads as describe the reorganization of Madhya Pradesh. Dear friends, you all know that after independence, uh, with the help of 7th constitutional amendment, all India reorganized into 14 states and 6 union territories. But here we have to talk about the reorganization of Madhya Pradesh. So in introduction, what you can mention that it was a significant event because it considered the political, cultural and administrative consideration of Madhya Pradesh. After that, you start your body and mention what was the condition before pre-independence. So as you all know that uh, at that time there has been many provinces or princely states in all over India, similarly in MP as well. So you have to mention a brief about that aspect. Then second point is condition between इंडिपेंडेंस से लेकर के 1956 तक. सो आप सभी जानते हैं कि तब 4 मेन बोल सकते हैं प्रोविंसेस या 4 पार्ट थे. फॉर एग्जांपल सीपी एंड बेरार. सेकंड वाज मध्य भारत. थर्ड वाज विंध्य प्रदेश एंड फोर्थ वाज भोपाल स्टेट. सीपी बेरार जो है वो पार्ट ए को बिलोंग करता था, मध्य भारत पार्ट बी को, और ये दोनों पार्ट सी को बिलोंग करते. देन विद द हेल्प ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ एंड द बेसिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमेटी और फजल अली कमीशन. तो लिंग्विस्टिक बेस पर जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके तहत एमपी भी बनाया गया, जिसमें कि इन चारों को मर्ज कर दिया गया. फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट इज again in 2000 there was a second reorganization of Madhya Pradesh and constitutional amendment was 84th. You have to mention this. और इसके चलते क्या हुआ, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना. इसके पीछे रीजन क्या थे? कल्चरल आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
इन सभी मुद्दों के चलते हुए बार बार एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। उसके चलते सन 2000 में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। फिर कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस रीऑर्गेनाइजेशन रीशेप द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ मध्य प्रदेश। सो इस तरह से यह आपका क्वेश्चन हुआ। नाउ वी हैव टू move on to next question, that is Jhanda Satyagraha. So in introduction you have to mention that it started in Jabalpur and concluded in Nagpur. So how it started, that जो जबलपुर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उन्होंने कहा है कि इंडियन फ्लैग जो है वो भी जो यूनियन जैक है उसके नेक्स्ट ही फहराया जाए। इसको लेकर के वहाँ के जो डीएम थे उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कि ऐसी कोई भी एक्शन जो होगी उसको प्रोहिबिट किया जाए। लेकिन क्या था कि जो कांग्रेस मेंबर्स थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने मार्च 18 1923 को वहाँ पर फ्लैग होइस्ट किया। उसके चलते पुलिस ने एक्शन ली और झंडे को नीचे फेंक दिया। इसको चलते लोगों के बीच में एक रोष पैदा हुआ और फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने इस इवेंट को एक मास मूवमेंट में बदल दिया। जिसके चलते क्या हुआ कि जो आंदोलन जबलपुर में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे वो नागपुर और ऑल ओवर इंडिया फैल गया। नागपुर में अगर हम बात करें तो जमनालाल बजाज जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने इनके तत्वाधान में झंडा सत्याग्रह वहाँ पर लॉन्च हुआ, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और साथ ही साथ देश के दूसरे कोनों में भी ये मूवमेंट फैल गया। इसके सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इट वाज ए पीसफुल civil disobedience and it shows that Indians have to exercise their राइट्स। आउटकम की बात करें तो क्या हुआ, इनिशियली गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए। उसके बाद इसकी जो कमांड है वो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सरदार पटेल एक्सेट्रा, इन्होंने संभाली। और सरदार पटेल ने 18 अगस्त 1923 को सिविल लाइन में एक रैली निकाली, जिसमें कि झंडा जो है हाथ में लेके सब लोग चले। और ये शो करता है कि किस तरह से फ्रीडम फाइटर्स के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी। और लेटर ऑन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑब्वियसली it reflects the courage of our freedom fighters and it was helpful in bringing a new life into the freedom movement. So you have to mention all these things. Then our next question is question number 2.8, that is give a description of the main local festivals of Madhya Pradesh. Dear students, as you all know that Madhya Pradesh has a very rich and vibrant culture and tradition. So to celebrate this vibrant culture and tradition, we have many
local festivals. Now, you can divide this local festival into two parts. One is secular and other is religious. If you talk about secular festival, then you have to mention like Lokrang, Kalidas Samaro, Khajuraho उत्सव और समारोह, तानसेन संगीत समारोह, मालवा उत्सव, etc. Because the theme of all these are secular, and especially what happened during these local festivals, that many artists, craft person, or tribal people or tribal craft also, they gather here and show uh, their artwork. Okay, similarly, it reflects the cultural tradition of Madhya Pradesh. Similarly, here if we talk about religious festivals, then we can mention like संजायन मामूलिया, both are same. मामूलिया जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ संजा को ही मामूलिया बोला जाता है. देन मेघनाथ, ये जो गोंड ट्राइब है उनके चीफ देवता या चीफ डिटी मेघनाथ है, उनको लेकर के ये पर्व मनाया जाता है. देन भगोरिया जो भील ट्राइब है, ये उससे रिलेटेड है. देन सुवारा, यहाँ पे जो पिग होता है उसकी बलि दी जाती है और ये शादी से संबंधित एक उत्सव होता है ट्राइबल्स के बीच में. लारूकाज, मेन स्ट्रीम सोसाइटी की बात करें तो गणेश उत्सव, दीपावली, दशहरा, etc. So here you can conclude by saying that with the help of all these festivals, we enjoy our rich cultural heritage and our rich tradition. Then move on to our next question, that is give a brief description of Bhopal Riyasat. So as you all know that Bhopal Riyasat, who was the founder? It was Dost Muhammad Khan. And he founded Bhopal Riyasat in 1723 AD. क्या हुआ था? रानी कमलापति जो थी, क्वीन कमलापति, और उनके हस्बैंड कौन थे? निजाम शाह. तो निजाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान के साथ एक अग्रीमेंट किया, जिसके चलते उनको भोपाल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा गया. और लेटर ऑन दोस्त मोहम्मद खान एस्टेब्लिश्ड भोपाल. अगर बात करें कि मेजर इवेंट क्या क्या हुए, तो 1723 से लेकर के 1818 तक नवाब्स जो थे उनका रूल रहा. और इम्पोर्टेंट नवाब जो थे उनमें आते हैं दोस्त मोहम्मद खान सेकंड, सुल्तान मोहम्मद खान थर्ड इज तेज मोहम्मद खान, फोर्थ इज फयाद मोहम्मद खान, नज़र मोहम्मद खान. तो ये आप कुछ रूलर्स यहाँ मेंशन कर देते हैं. देन 1818 से लेकर 1926 तक का जो पीरियड है वो बेगम्स या नवाब बेगम्स का पीरियड कहा जाता है. और इसमें मेनली जो थी वो चार थी. फर्स्ट वन वाज कुत्सिया बेगम, सेकंड
सिकंदर बेगम थर्ड, शाहजहाँ बेगम, एंड फोर्थ वन सुल्तान जहां. One important event happened during the period of Sikandar Jahan was in 1857. Okay, she supported the Britishers. Similarly, in 1818, Nazar Muhammad Khan एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके चलते भोपाल को क्या बना दिया गया, प्रिंसली स्टेट. रिमेंबर दिस फैक्ट. भोपाल के मर्जर की अगर बात करें तो भोपाल वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट हु साइंड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 30th अप्रैल 1949 को, और 1 जून 1949 से ये इंडिया का पार्ट बना. आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो डेफिनेटली मुगल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी आर्किटेक्चरल साइट्स लाइक ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, गोहर महल एट्सेट्रा. तो आप वो लिख सकते हैं. देन कल्चरल एंड हेरिटेज की बात कर सकते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ. देन लेटर ऑन यू कैन कंक्लूड अकॉर्डिंगली. Now our next question is, what do you know about Baghel Riyasat? So, dear friends, you have to mention about the founder. That who was the founder? So it was Vyagradev. He founded the Baghel Riyasat in 1234 AD, and it is said that they were mainly Chalukyas and belongs to Gujarat. गुजरात में कहाँ से? गुजरात का जो अनहिलवाड़ रीजन जो है गुजरात में, ये वहाँ से बिलोंग करते, और ये सोलंकी वंश के थे. रिमेंबर दिस फैक्ट. इनका महाजनपद जो पीरियड था, सॉरी, जो महाजनपद पीरियड था उसमें इसको चेदी प्रदेश के नाम से जानते हैं. सिमिलरली पुराण में इसको रेवोत्तर या रेवाखंड के नाम से जाना गया. ठीक है. इस रीजन बघेल रीजन की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है तरिहार, दूसरा उपरिहार और तीसरा बहार. तो ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं. इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे इसके? तो कुछ राजाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे कि विमल देव, अनिक देव, बुलार देव, बीरम देव, वीर सिंह एंड रामचंद्र प्रताप, मार्तंड सिंह जूदेव. ये कुछ राजा थे यहाँ के जो कि इम्पोर्टेंट थे. फिर इनके बघेल जो थे, इनके कुछ फ्यूडेटरीज हुआ करते थे. इनके अंडर कुछ फ्यूडेटरीज थे. वो कौन कौन थे? उसमें था नागोद, कोठी, सोहावल, मेहर एट्सेट्रा. इस पीरियड के आर्किटेक्चर की बात अगर की जाए तो आर्किटेक्चर में यहाँ पर उस वक्त मेनली सैंड स्टोन का काफ़ी यूज हुआ करता था. दूसरा, मुगल शैली जो थी उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है. एंड तीसरा, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने
जो वाटर स्ट्रक्चर थे और गार्डन्स जो थे उनके ऊपर काफ़ी फोकस किया, उनको बनाने के ऊपर। इम्पोर्टेंट फोर्ट्स इस समय के अगर देखें तो वो हैं केवटी, मेहर, बांधवगढ़ एंड रीवा। कल्चर और लिटरेचर की बात करें तो राजा रामचंद्र जो था, उनके कोर्ट में कौन थे बताइए? तानसेन। तानसेन उनके कोर्ट में थे। और सिमिलरली लिटरेचर की बात करें तो जो भक्तमाल जो है वो किसने लिखी है? राजा रघुराज सिंह ने। लेटर ऑन आज़ादी के बाद जो मार्तंड सिंह जूदेव थे, उनको मोहन नाम का एक वाइट टाइगर यहाँ मिला था, ये भी आपको मेंशन कर देना है, वाइट टाइगर। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है क्या बोलते हुए कि बघेल रियासत का एक सिग्निफिकेंट रोल था एमपी की रीजनल हिस्ट्री में, साथ ही साथ जो कल्चरल डेवलपमेंट जो था उसमें भी यहाँ का एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये हमारे 5 मार्कर जो थे ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है या कोई भी डाउट है तो you can comment in the comment section, and in our next video I will going to discuss the third question। ठीक है, उसको हम अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। बाय दैट टाइम you have to work hard, stay curious and keep learning। जय हिंद, जय भारत।